Okay. Z is always equal to PVm upon RT. या हम लोग बोल सकते हैं सीधे PV upon nRT. Z is greater than 1 मतलब कि the gas is less compressible as compared to the ideal gas. क्यों हुआ less compressible? Because repulsive forces were dominating. Repulsive forces were intermolecular force of attraction है ही नहीं. Repulsive forces are dominating. Z less than 1, the gas is more compressible as compared to the ideal gas. Why it was more compressible? Because the attractive force were dominating in that case. है ना? Attractive force dominate करता है Z less than 1. Z is equal to 1 मतलब कि ideal gas. Small a is responsible for force of attraction. Small b size of the molecule. अलग अलग molecule का अलग अलग size है ना. वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? मास पे. मास एज वेल एज साइज दोनों पे डिपेंड करेगा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. पहला कंडीशन, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन. लो प्रेशर हम लोग बोलते हैं 0 से लेकर 100 एटमॉस्फेयर तक. ये रेंज होता है लो का. ग्रेटर देन 100 हाई प्रेशर कंडीशन मान लेते हैं. 0 से लेकर 100 एटमॉस्फेयर वेरी लो प्रेशर कंडीशन है ये मान के चलो. तो P प्लस n स्क्वायर A बाई VM स्क्वायर मोलर वॉल्यूम में ही लिखे इंटू VM माइनस ऑफ B इज इक्वल टू RT होता है. अगर वेरी लो प्रेशर कंडीशन है, वेरी लो प्रेशर कंडीशन है तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा. वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो स्मॉल b नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम. स्मॉल b नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम. वेरी लो प्रेशर मतलब कि इनडायरेक्टली बहुत बड़ा वॉल्यूम कंटेनर के सामने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. सो इट विल बिकम P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM इज इक्वल टू RT. देयरफॉर मल्टीप्लाई कर दे. P VM प्लस A अपॉन VM इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई RT बोथ साइड. इट विल बिकम P VM बाई RT प्लस A अपॉन RT VM इज इक्वल टू 1 P VM अपॉन RT. और इसी को हम लोग बोलते हैं Z. दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ A अपॉन RT VM. ऑब्वियसली A पॉजिटिव क्वांटिटी है, RT पॉजिटिव क्वांटिटी है, VM भी पॉजिटिव क्वांटिटी है. दिस इंप्लाइज दैट Z वैल्यू विल बी लेस देन 1. व्हाई Z वैल्यू इज लेस देन 1? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग. Attractive force is dominating in this case. Z less than 1 में attractive force is dominating in this case. The gas is more compressible at a low pressure condition. The real gas is more compressible at a low pressure condition because Z value is less than 1. समझ में आ रहा है? Second condition is at very high pressure condition. At very high pressure condition ग्रेटर देन 100 एटमॉस्फेयर. अगर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर कंडीशन है तो फिर P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT. इस केस में आप इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल कर देंगे. इस केस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल. P का वैल्यू बहुत ही हाई तो उसके सामने A बाई VM स्क्वायर नेग्लिजिबल. इट विल बिकम P इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT. इट विल बिकम PVM माइनस ऑफ PV इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई RT बोथ साइड. PVM अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1. सो PVM by RT which is nothing but Z that is equal to 1 plus PV by RT. Z value in this case becomes greater than 1. Z greater than 1 मतलब कि the gas is less compressible as compared to the ideal gas. Less compressible क्यों हुआ? क्योंकि repulsive forces are dominating. Repulsive forces are dominating का यह भी मतलब हो गया कि intermolecular force of attraction नहीं है. So in this case we say size of the molecule is dominant.
Size of the molecule is dominant. ऑब्वियसली यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द प्रेशर का वैल्यू टेंड्स टू 0, इफ द प्रेशर का वैल्यू टेंड्स टू 0 देन डेफिनेटली Z विल बी इक्वल टू, तो ऐसे कंडीशन में इट बिहेव्स आइडियली near to 0 atmosphere pressure. Any real gas always behaves like an ideal gas. Near to 0 pressure, all real gas behaves like an ideal gas. और वहां पे आप PV equal to nRT लगा सकते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट प्लॉट देखो, दो प्लॉट बनाएंगे. पहला ये प्लॉट है Z वर्सेस P, Z वर्सेस P. दिस वैल्यू इज से Z इज इक्वल टू 1. अगर कोई आइडियल गैस होता ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मिलता, क्योंकि आइडियल गैस का Z वैल्यू हर हाल में P होता है, चाहे प्रेशर कम हो या ज्यादा हो. Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है कि नहीं? जब प्रेशर 0 के करीब है तो किसी भी गैस का Z वैल्यू क्या होता है? 1. इसीलिए ये ग्राफ हमेशा 1 से शुरू होता है. इसे बोलेंगे लो प्रेशर रीजन, इसे बोलेंगे हाई प्रेशर रीजन. हमें पता है कि लो प्रेशर रीजन में Z का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग हियर. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग हियर. Z लेस देन 1 का मतलब ये नीचे जाएगा लेस देन 1, फिर ये धीरे 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 हाई प्रेशर रीजन में जाओगे तो धीरे धीरे ये उठ जाता है ऐसे. इस टाइप का ग्राफ बना. समझ में आ रहा है? एक और गैस का हम ग्राफ बना रहे हैं. मान लो कि वो गैस है ये, एक और गैस का मैंने ग्राफ बनाया. ठीक, तो लोअर प्रेशर रीजन में ये Z का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो ये बड़ा है. व्हाट कैन यू से अबाउट देयर A वैल्यूज? क्योंकि लोअर प्रेशर रीजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटेड. लोअर प्रेशर रीजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग. दोनों के A वैल्यू को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली लोअर प्रेशर रीजन में तो ये इक्वेशन, जिसका A ज्यादा उसका Z उतना ही कम. जैसा नो ऑब्वियसली ये वाले ग्राफ का A वैल्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. हम बोल सकते हैं कि ये वाला ग्राफ अगर ऑक्सीजन का है तो ये वाला ग्राफ CO2 का है. जैसे जैसे मास बढ़ता है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है. 32 और 44, 32 and 44. जरा हम लोग हायर प्रेशर रीजन का भी बात कर लेते हैं. हायर प्रेशर रीजन में आया Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाई RT. Z वर्सेस P ग्राफ में dZ बाई dP क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप. स्लोप निकालते dZ बाई dP यहां से, तो क्या निकल के आएगा बात? B बाई, स्लोप आएगा B बाई
RT। जिसका B बढ़ा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका B बढ़ा उसका स्लोप ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड और O2 में B किसका ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड और O2 में B किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली CO2 का। CO2 बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू O2, देयरफॉर ये स्लोप ज्यादा, ये स्लोप कम। ये CO2 है और ये O2 है। हायर प्रेशर रीजन, दिस इज हायर प्रेशर रीजन। लोअर प्रेशर रीजन A के हिसाब से बात की। ध्यान रखना, फॉर टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे आर very small size. They are very, very small size. Always intermolecular force of attraction is negligible. हाइड्रोजन और हीलियम का साइज बिल्कुल छोटा है, सबसे छोटा साइज का मॉलिक्यूल है और सबसे छोटा साइज है। इस कारण से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर नहीं होता, मतलब कि मान ले A का वैल्यू 0 तो ज्यादा ज्यादा Z का वैल्यू क्या आएगा? 1, या Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1। Z का वैल्यू 1 या Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ जो है Z वर्सेस P हमेशा ऊपर होता है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बताओ उन दोनों में कौन है हाइड्रोजन और कौन है हीलियम? तो हमें पता है स्लोप डिपेंड्स ऑन B। किसका B ज्यादा, हाइड्रोजन का कि हीलियम का? तो ऑब्वियसली B वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन B वैल्यू ऑफ द हीलियम, देयरफॉर हाइड्रोजन का स्लोप ज्यादा, हीलियम का स्लोप कम। ये वाला ग्राफ हाइड्रोजन का तो ये वाला ग्राफ हीलियम का। कॉपी करो क्लियरली समझ के। Always negligible, that means A nearly equal to 0, therefore Z is always greater than or equal to 1। इसलिए हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ कैसा गया? बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, लेस देन 1 कभी नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लो यहां पे 2-3 गैस का प्लॉट बना दिया ना, तो जिसका A ज्यादा उसमें डिप ज्यादा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसमें ये वाला डिप जो है वो ज्यादा मिले। क्लियर? ओके, दिस ऑल प्लॉट्स वर मेड एट अ T कांस्टेंट। टेम्परेचर T कांस्टेंट था क्योंकि हमें पता है कि Z का वैल्यू A पे और T पे दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ for the same gas at different temperature, for the same gas at a different temperature, Z versus P, Z is equal to 1। मान लो वो गैस हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर मान लो ये पहला टेम्परेचर T1, ये दूसरा टेम्परेचर T2, ये तीसरा टेम्परेचर T3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 और T3? What will be the relation for the same gas at 3 different temperatures? Z versus P। ऑब्वियसली हम यहां लोअर प्रेशर रीजन की बात कर रहे हैं। लोअर प्रेशर डिप देख रहे, डिप। अगर यहां टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू क्या होगा? कम। टेम्परेचर ज्यादा तो ये वैल्यू होगा कम, और अगर ये वैल्यू कम हो गया तो Z वैल्यू ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो गैस है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे Z का वैल्यू ज्यादा होते चला जाता है।
So obviously T1 greater than T2 greater than T3, and that is the reason why we say at a very high temperature also the real gas behaves like an ideal gas. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो 1 की तरफ जा रहा है. समझ में आ रहा बात? और हायर प्रेशर रीजन में भी देख लो. हायर प्रेशर रीजन में Z इज इक्वल टू या स्लोप क्या आया था? B/RT. जो टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप कम. B/RT आया था ना स्लोप. dZ/dt B/RT. तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका स्लोप कम. सबसे स्लोप कम किसका है? T1 का है. हायर प्रेशर रीजन. क्लियर? पिछले क्लास में जो वीरियल इक्वेशन मैंने जो डिराइव किया था वो हम दोबारा डिराइव नहीं कर रहे, उसको हम सीधे डायरेक्ट लिख रहे. क्या निकाले थे हम लोग? PVM/RT इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में था B-A/RT इंटू 1/VM प्लस B²/VM² प्लस B³ प्लस ... Such equation was called virial equation. वैंडरवाल इक्वेशन से ही ये वीरियल इक्वेशन हम डिराइव करके निकाले थे पिछले क्लास में. इसे बोला जाता है फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट. इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड वीरियल कोफिशिएंट. क्लियर है ना? ओके. नाउ इफ आई से दैट दिस इज Z इज इक्वल टू 1 प्लस B-A/RT 1/VM प्लस ... जो भी है B²/VM² प्लस ... at very low pressure region. At very low pressure region मतलब VM is very high, volume is very high. और लो प्रेशर रीजन में क्या डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. या यू बोलो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नेग्लिजिबल. बी तो नेग्लिजिबल हो जाता है ना एज कंपेयर टू VM. क्या ये VM का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया. ठीक. अगर ये VM का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया तो अगर उसको हम VM² से डिवाइड कर रहे, VM³ से डिवाइड करेंगे, VM4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आप बोल सकते हो कि B/VM इज नेग्लिजिबल? B/VM इज नेग्लिजिबल. Therefore, higher powers can be neglected. Higher powers can be neglected. So, at a very low pressure region, your Z will become 1 plus B-A/RT into 1/VM. ठीक है. अब अगर हम तुमसे बोले कि इस लो प्रेशर रीजन में तुम मुझे ये बताओ, इस लो प्रेशर रीजन में तुम मुझे ये बताओ कि Z का वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर कब होगा? Z will become 1 if B-A/RT is equal to, ये ब्रैकेट 0 मतलब Z1 के बराबर हो गया, और Z1 के बराबर हो गया मतलब कि आइडियल गैस. यस और नो? B-A/RT is equal to 0. तो T क्या आएगा? चलो यहां लिखते हैं. B-A/RT is equal to 0. Then only
then Z will be equal to 1. Therefore, T will be equal to A upon. Remember, this temperature is represented by TB called as Boyle's temperature. फॉर्मूला याद रखना बॉयल्स टेम्परेचर का, A अपॉन RB. A और B अगर दे रखा है गैस का तो उसका बॉयल्स टेम्परेचर निकाला जा सकता है. व्हाट इज द बॉयल्स टेम्परेचर? द टेम्परेचर at which real gas behaves like an ideal. मोबाइल फेंक देंगे तुम्हारा निकाल के. यहां ध्यान दे. द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर. इन अ लोअर प्रेशर रीजन. लोअर प्रेशर रीजन में बहुत लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर तक वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है. जैसे ऐसे ध्यान रखना, ये तो 0 एटमॉस्फेयर है, ये P है, ये Z है. ये वाला वैल्यू जो था Z = 1 आइडियल. अगर किसी रियल गैस को उसके बॉयल्स टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए तो वो बहुत दूर तक ऐसे 1 के साथ रहता है और धीरे धीरे फिर ऊपर चला जाता है. दिस इज सेड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर. इट वॉज Z = 1. सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर. ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, 0 से लेकर लगभग 1 एटमॉस्फेयर तक मान के चलो, वो बिल्कुल आइडियल की तरह बिहेव किया. बहुत लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर तक वो रियल गैस की तरह बिहेव करता है. दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर विच इज A अपॉन RB. और एक और टेम्परेचर हम यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहे बेटा, लेकिन इसको हम समझाएंगे थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में. उस टेम्परेचर को बोला जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर. TI is basically 2 times Boyle's temperature. 2A upon RB is inversion temperature. ये अभी के लिए डायरेक्ट नोट कर लो, थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे. ओके, वीरियल इक्वेशन में जो 1 है वो पहला कोफिशिएंट है. B - A/RT सेकेंड. समझ में आ रहा? तो ऑब्वियसली इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड, इसे हम लोग बोलेंगे थर्ड. ठीक है, 1 भी तो है. आगे लिखो क्रिटिकल कांस्टेंट्स. सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज TC. डेफिनेशन लिखो. The temperature at which or below the temperature at which or below the temperature at which or below the real gas can be liquefied. The temperature at which or below the real gas can be liquefied by applying pressure. Can be liquefied by applying pressure. Can be liquefied by applying pressure. Is called critical temperature.
बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है ये। अगर उस रियल गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करोगे, मान लो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर Tc है और आपने उस गैस को एक T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया, बट T1 इज ग्रेटर देन Tc, यू कैन नेवर बी एबल टू लिक्विफाई दैट गैस। चाहे तुम जितना प्रेशर लगा दो, जितना कंप्रेस करना है कर दो, लेकिन वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। अगर वो गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करोगे तो ही वो लिक्विफाई हो सकता है, एल्स वो लिक्विफाई नहीं होगा। समझ में आ रहा? द टेम्परेचर एट विच और बिलो द रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला लिखो क्रिटिकल प्रेशर, PC। The pressure which is applied at critical temperature such that the pressure which is applied at critical temperature such that the real gas just start liquefying. The pressure which should be applied at critical temperature such that the real gas just start liquefying. Liquefy हुआ नहीं है, it will now about to just start the liquefaction process. लिक्विफिकेशन प्रोसेस अब बस शुरू ही होने वाला है। एक बात ध्यान रखना कि रियल गैस को जब उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पे रखा जाता है तो वो गैसियस स्टेट में ही होता है, लेकिन वो ऐसा पॉइंट होता है कि अब इसके ठीक बाद वो लिक्विफाई करना शुरू हो जाएगा। लिक्विड बनने के ठीक पहला स्टेट, ऐसे समझ सकते हैं आप, क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम that is VC, the volume occupied by the real gas, at critical temperature and critical pressure. The volume occupied by the real gas at critical temperature and at critical pressure. The volume occupied by the real gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume. देखो, आपको मैंने बताया था कि जब कुछ नेग्लिजिबल नहीं होता है तो वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। क्यूबिक इक्वेशन का या तो 3 रियल रूट या 1 रियल और 2 इमेजिनरी। हम लोग एक रियल गैस का ही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं रियल गैस का। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर हाउ इट विल लुक लाइक। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहा तो हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हो सकता है कि एक वक्त आएगा कि लिक्विफिकेशन चालू हो जाए। लेकिन अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो हम जितना प्रेशर बढ़ाते चले जाएं लिक्विफिकेशन। इसलिए ध्यान रखना कि ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में एक लिक्विफिकेशन जोन भी हम लोग बनाते हैं। दिस डॉटेड लाइन इज सपोज अ लिक्विफिकेशन जोन। ये जो पॉइंट है इसी को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। खैर, इस तरफ प्योर गैस, यहां पर होगा
लिक्विड प्लस गैस, और यहां पर होगा लिक्विड। हम 3 अलग अलग टेम्परेचर ले रहे हैं, T1 ग्रेटर देन TC एंड अ टेम्परेचर T2 लेट इट इज लेस देन TC। अगर उस गैस को अगर हम T1 पे मेंटेन करके प्रेशर वॉल्यूम का स्टडी करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा टेम्परेचर T1 पे। कहने का मतलब ये टेम्परेचर T1 पे मेंटेन करो और गैस का प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, वॉल्यूम घटते चला जा रहा, प्रेशर बढ़ते चला जा रहा। ये ग्राफ लिक्विफिकेशन जोन को क्रॉस नहीं किया, मतलब लिक्विड बना ही नहीं, मतलब कि लिक्विड नहीं बना। बात समझ में आ रहा है? लेट अस टेक अ टेम्परेचर T2 कांस्टेंट फॉर दैट सेम रियल गैस विच इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। उस गैस को मैंने स्टार्ट किया प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाए एक वक्त आया, एक वक्त आ गया जब लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा। इस दौरान लिक्विफिकेशन चल रहा है, लिक्विफिकेशन चल रहा है। यहां पे लिक्विफिकेशन खत्म, अब 100% लिक्विड, और लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, ग्राफ सीधा चला गया। लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। तो अगर हम किसी गैस को लिए, रियल गैस को, और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किए, लेकिन कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किए? T2। थोड़ा दूर से लेके आ, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते गए, चूंकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर था, इसलिए एक पॉइंट आया कि लिक्विफिकेशन शुरू हो गया। तो कोई भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम है, तो वो ग्राफ लिक्विफिकेशन जोन होकर ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? अगर उस गैस को मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही मेंटेन करता, लेट द रियल गैस वाज केप्ट एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर TC, तब ग्राफ कैसा बनता? ध्यान देना, ग्राफ कैसा बनता? बस यही से टच करता है, यहां पर टच करके सीधे ऐसे आगे बढ़ जाता है TC। तो अगर गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखो और उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पीक पे पहुंचे। ध्यान रखना, यहीं पे प्रेशर है PC, यही टेम्परेचर कांस्टेंट है TC, और यहां पर नीचे गए तो मेरे को वॉल्यूम मिला BC। इसी पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल कंडीशन। The gas will reach critical condition, but it will not get liquefied. उस critical condition पे बोलेंगे it will just start liquefying। उससे थोड़ा नीचे रहता टेम्परेचर, लिक्विफिकेशन जोन से निकलता, लेकिन ऐसा ही है क्या हुआ, ऊपर से टच करके निकल गया। अब समझ में आ रहा है? जब कोई भी टेम्परेचर TC के नीचे होगा तो ग्राफ नीचे होगा तो लिक्विफिकेशन जोन को होकर ही निकलेगा। इससे ऊपर वाले टेम्परेचर, इससे कोई मतलब नहीं, गैस विल रिमेन गैस। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर प्रेशर पे देख एक ही वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मिल रहा है। अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करें इस ग्राफ को, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। सो सच ग्राफ हैज ओनली वन रियल रूट बट द 2 रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, अब ध्यान दें, ये प्रेशर पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए होते, लिक्विफिकेशन जोन के अंदर इसका नेचर देख ऐसे होता है। ये ग्राफ अंदर इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरह से इसलिए बिहेव करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रियल रूट्स, समझ में आ रहा? 3 रियल रूट्स। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर, समझ में आ रहा? तो ऐसे यस सर।
चलो जरा इक्वेशन बताना, वो क्या निकाले थे? क्यूबिक वाला इक्वेशन सीधे लिख देते, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक वाला वैंडरवाल इक्वेशन को मैंने क्यूबिक बना दिया था, वीएम क्यूब माइनस वीएम स्क्वायर बी प्लस आर टी बाई पी ब्रैकेट में प्लस ए बाई पी वीएम माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0. If nothing is neglected, then van der Waal equation is a cubic equation in molar volume. Clear? At a particular temperature and particular pressure, this graph has 3 real roots. अब let the temperature move towards critical condition. समझ आ रहा है? तो ये तीनों रूट क्लोज आते चले जाएंगे और क्रिटिकल कंडीशन पे ये तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे. यस और नो? लेट टेम्परेचर T2 मूव towards TC, then the three roots comes closer to each other, and at critical condition the 3 points, the 3 roots merge and become equal. तो हम लोग बोलेंगे कि क्रिटिकल कंडीशन पे जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, उसका नो डाउट 3 ही रियल रूट है, लेकिन तीनों रियल रूट क्या है? बराबर. मैं इस इक्वेशन को क्रिटिकल कंडीशन पे लिख रहा हूं, वीएम क्यूब माइनस वीएम स्क्वायर बी प्लस आर टीसी बाई पीसी प्लस ए बाई पीसी इंटू वीएम minus AB upon PC is equal to 0. Van der Waal equation, cubic equation written at critical condition. इस cubic equation का 3 रूट होगा, तीनों रूट बराबर होगा. ठीक है यार. एक और हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्यूबिक, Vm माइनस, और वो तीनों रूट किसके बराबर होंगे? Vc के बराबर होंगे. A cubic equation in molar volume having all the 3 root equal and it is equal to Vc can be written as Vm minus Vc का whole cube is equal to 0. नहीं लिख सकते क्या? A cubic equation in molar volume having all the 3 roots equal and it is equal to Vc can be written in this form. मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है. सेम तो होना ही है, क्यों नहीं होना ऐसे? कोई बात नहीं. चलो इसको जरा ओपन कर तो बता दे, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस, गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको नहीं पता ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है. चलो कोई बात नहीं. वी एम क्यूब ये क्या बन जाएगा? माइनस 3vc वीएम स्क्वायर प्लस 3vm vc स्क्वायर माइनस Vc क्यूब इज इक्वल टू 0. अगर ये और ये इक्वेशन दोनों सेम है तो उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को बराबर करेंगे. जैसे Vm क्यूब का कोफिशिएंट तो बराबर है, Vm स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस, वहां भी माइनस, माइनस माइनस कट गया तो लिखेंगे 3Vc इज इक्वल टू B प्लस
RTC बाई PC, पहला इक्वेशन। V1 का 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई PC, कांस्टेंट VC क्यूब इज इक्वल टू AB बाई PC, कोई बात नहीं। वी कैन डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, 2 बाई 3 बाई VC इज इक्वल टू A बाई PC कट गया, 1/B बचा। देयरफॉर किसी भी रियल गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम हमेशा 3B के बराबर होता है। किसी भी रियल गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम 3B के बराबर होता है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 3VC का स्क्वायर माने 3 इंटू 3B का होल स्क्वायर इज A बाई PC। तो यहां से मिलेगा आपको PC का एक्सप्रेशन, PC इज इक्वल टू A बाई 27B स्क्वायर। ये होता है किसी भी रियल गैस का क्रिटिकल प्रेशर। फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन से 3VC 3 इंटू 3V 9B लिख लिए, B प्लस RTC बाई PC कितना है? A बाई 27B स्क्वायर, 9B माइनस B 8B, B कट गया तो 8 इज इक्वल टू RTC 27B by A। Therefore TC is equal to किसी भी गैस का, रियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A अपॉन 27 RB। जैसे बॉयल्स टेम्परेचर A अपॉन RB निकाल के डिराइव किए ना, याद रखना है, वैसे ये तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट का वैल्यूज एक्सप्रेशन याद रखना है। A और B दे के सीधे पूछेगा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, क्रिटिकल प्रेशर कितना, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना। अब देखो क्रिटिकल कंडीशन पे रियल गैस का Z वैल्यू देख, VC जो निकाले हैं वो आखिर मोलर वॉल्यूम ही तो है। व्हाट इज VC? मोलर वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी द Z वैल्यू? Z वैल्यू एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल कंडीशन। एक रियल गैस को क्रिटिकल कंडीशन तक ले जाओ, माने TC, PC, VC मेंटेन करो, तो उस वक्त उसका Z वैल्यू कितना आता है ये हम लोग निकालने की कोशिश करें। तो Z इज ऑलवेज इक्वल टू PVM अपॉन RT। तो क्रिटिकल कंडीशन पे हम लिख दे रहे हैं ZC इज इक्वल टू P के बदले क्या होगा? PC कितना है? A अपॉन 27B स्क्वायर। क्रिटिकल कंडीशन पे VM क्या है? VC इज 3B डिवाइडेड बाई RT। R को R ही रहने दे, T क्या आया? 8A अपॉन 27 RB। R कट गया, A और A कट गया, 27 और 27 कट गया, एक भी ऊपर से कटा, एक भी नीचे से कटा, सब कट कुटा के कोई भी रियल गैस हो, कोई भी, हर एक का क्रिटिकल कंडीशन पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 आता है।
मतलब ऑल रियल गैस बिहेव्स आइडेंटिकल एट देयर क्रिटिकल कंडीशन. ऑल रियल गैस बिहेव्स इन आइडेंटिकल मैनर एट देयर क्रिटिकल कंडीशन. ऑल रियल गैस बिहेव्स आइडेंटिकली एट देयर क्रिटिकल कंडीशन. सबका 3/8 इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी आ गया. इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स. इसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे. देखो, जब हर रियल गैस क्रिटिकल कंडीशन पे उनका बिहेवियर आइडेंटिकल हो गया, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन से अगर दो रियल गैस की दूरी सेम है तो वहां पर भी उनका बिहेवियर आइडेंटिकल होना चाहिए. क्रिटिकल कंडीशन पे जब दो रियल गैस का बिहेवियर आइडेंटिकल है तो क्रिटिकल कंडीशन से सेम पोजीशन, सेम दूरी पे अगर वो दोनों गैस मौजूद रहेंगे तो उनकी बिहेवियर क्या होगी? सेम ही होगी. एंड दैट लीड्स टू द इक्वेशन फॉर करस्पॉन्डिंग स्टेट्स. ध्यान दो, हम लोग पी आर को बोलते हैं रेड्यूस्ड प्रेशर. reduced pressure, which is basically P by PC. प्रेशर को क्या करो? क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड करो, तो वो बन जाएगा reduced pressure. Similarly, VR reduced volume, that is V upon VC. TR reduced temperature, that is T upon TC. हमें पता है कि P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, A अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इज इक्वल टू RT. ये वैन डर वाल इक्वेशन था. वैन डर वाल इक्वेशन में P आ रहा है, तो P यहां से निकालो. P क्या बन जाएगा? PR इंटू PC, PR इंटू PC प्लस A बाई VM स्क्वायर, यही VM था. VM क्या हो जाएगा? VR VC, मतलब VR का स्क्वायर इंटू VC का स्क्वायर इंटू VM इज VR VC माइनस B इज इक्वल टू R इंटू TR इंटू TC. अब वैल्यूज पुट करो तो PR को PR ही रहेगा. PC का कितना वैल्यू होता है? A अपॉन 27B स्क्वायर प्लस A अपॉन VR स्क्वायर, ओके लेट इट बी VR स्क्वायर इंटू VC का स्क्वायर 9B स्क्वायर. चलो उसके बाद VR रहने दो, VR VC 3B माइनस B इज इक्वल टू R TR. TC क्या होता? 8A अपॉन 27 RB. अब काटेंगे पीटेंगे दोनों तरफ. R कट गया, बहुत बड़ी बात हो गई. पूरे इक्वेशन में R बचा ही नहीं कटेगा. सबसे पहला चीज तो देखो कि R कट गया. एक गैस का इक्वेशन में R कट जाना मतलब कि बहुत बड़ी बात है. इसलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताएंगे. यहां का एक B, यहां का B कॉमन लिए तो यहां का एक B कट गया. फिर यहां का एक B बचा था तो वो भी A और ये वाला B भी कट गया. A भी कट गया.
थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये क्या बन गया, पी आर अपॉन 27 प्लस 1 अपॉन 9 वी आर स्क्वायर इंटू 3 वी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टी आर बाई 27। फिर इसका और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म डायरेक्ट लिख दे रहे, नाइन कटेगा, बिल्कुल सही बोले आप। पी आर बाई 3 प्लस 1 अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू 3 वी आर माइनस 1 जैसे था वैसे ही इज इक्वल टू 8 टी आर बाई 3 टी आर। यही था, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट एंड दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, independent of R, can be applied on solid and liquid also, can be applied on solids and liquid also। खैर ये इक्वेशन याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। सवाल लिखिए पहला, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ हीलियम गिवन B is 24 ml पर मोल। दूसरा सवाल, Z value for nitrogen at minus 50 degrees centigrade and 800 atmosphere is 1.95. Calculate the mass of nitrogen required to fill a cylinder of 100 liter capacity at same temperature and pressure। तीसरा, if the volume occupied by CO2 molecules are negligible, then calculate the pressure exerted by CO2 molecule by 1 mole of CO2 gas at 273 Kelvin given A is 3.592, the density of vapors at 1 atmosphere pressure and 500 Kelvin is 0.36 kg per meter cube. The vapor effuses through a small hole at ratio 1.33 times faster than oxygen under same condition. Calculate पहला molecular weight,
दूसरा Z, तीसरा which forces are dominating, चौथा for Z greater than 1, the molar volume of gas at STP will be, पहला Vm is equal to 22.4 liter, Vm less than 22.4 liter, Vm greater than 22.4 liter. पहला कैसे करेंगे? कैलकुलेट द डायमीटर। तो हम लोग पता है कि B इक्वल टू 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर को लेकर लिख लो D/2 का होल क्यूब। 24 ml, ml इज नथिंग बट सीसी। लिख दे, कोई बात नहीं, सीधे 24 लिख, आंसर आएगा सेंटीमीटर में। 24 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू D/2 का होल क्यूब। यहां से सॉल्व करके D निकालेंगे, जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर को फिर फाइनली हम लोग एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तरीका यही रहेगा। Z वैल्यू फॉर द N2 at -50 and 800 एटमॉस्फेयर इज 1.9। ध्यान रखना, गलती से भी PV इक्वल टू NRT मत लगा देना। Z वैल्यू दिया हुआ है तो आपको बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू फिल अ सिलेंडर ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वी ऑल नो दैट Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। सीधे बिठा रहे Z 1.95, सेम प्रेशर पे 800 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 100 लीटर, लीटर एटमॉस्फेयर हो गया ऊपर। N पता नहीं, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर केल्विन पे 223 केल्विन। इसे सॉल्व करके N निकालेंगे और N में फिर 28 गुणा करके ग्राम में आंसर देंगे। N में 28 गुणा करके ग्राम में आंसर दिया जाएगा। क्लियर है? अगला, if the volume occupied by CO2 molecules are negligible, then calculate the pressure exerted by 1 mole of a CO2 gas at 273 Kelvin। A वैल्यू दिया हुआ है, B बोल रहा नेग्लिजिबल है। तो वैन डर वाल इक्वेशन, जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता है तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाएगा? P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर इंटू Vm इज इक्वल टू RT। N1 दिया ना, इसलिए हम मोलर वॉल्यूम में ही लिख दिए। B नेग्लेक्टेड है। सबसे पूछा जा रहा है प्रेशर P, A दिया हुआ है, टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन Vm तो पता नहीं। Vm पता होता तो निकाल देते हैं आंसर। सब ध्यान देना, PVm प्लस A अपॉन Vm इज इक्वल टू RT। आपको याद आएगा, ये डेरिवेशन लोग किए थे। PVm स्क्वायर प्लस A इज RT Vm, PVm स्क्वायर माइनस RT Vm प्लस A इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोलर वॉल्यूम। और अब बोले थे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रियल गैस के दो मोलर वॉल्यूम नहीं हो सकते। तो दोनों मोलर वॉल्यूम क्या बराबर, रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0। R स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 4AP इज इक्वल टू 0। R पता है, T पता है, A पता है, P निकाल लो आंसर।
समझ में आया? और एक तो टाइप का सवाल होगा कि ए और बी दे दिया तो बोले क्रिटिकल टेम्परेचर बता, क्रिटिकल प्रेशर बता। हो सकता है क्रिटिकल वॉल्यूम दे दिया, ए दे दिया तो क्रिटिकल टेम्परेचर बता। तो वैसा सवाल हम नहीं करा रहे, जो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है वो हम नहीं करा रहे। अगला, the density of vapors at 1 atmosphere pressure and 500 Kelvin is 0.36 kg per meter cube. The vapor effuses through a small hole at a ratio of 1.33 times faster than that of oxygen under the same condition. चलो, R of the vapor upon R of the oxygen is 1.33. ये बात तो समझ में आ रहा सबको? 1.33 is nothing but 4/3. That will be equal to under root of M2 upon under root of M1 molecular weight of the vapor. तो यह जगह 16/9, 16 दूनी 32, यहां से मॉलिकुलर वेट कितना आएगा? 18। माने वाटर वेपर है। क्लियर? उसके बाद मान लेते हैं 1 मोल वेपर, 1 मोल वेपर का मास कितना होगा? 18 ग्राम, या बोले 0.018 kg। इस वेपर का डेंसिटी कितना दे रखा है? 0.36 kg पर मीटर क्यूब। तो इस 1 मोल वेपर का वॉल्यूम, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं, वो क्या होगा? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी 0.018 बाय 0.36 मीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम निकल गया तो ऑब्वियसली Z निकल जाएगा। Z विल बी इक्वल टू P 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, Vm 0.018 अपॉन 0.36, क्योंकि मीटर क्यूब में था इसलिए पास्कल में लिखे। R 8.314, T 500 केल्विन। PVm/RT लगा दिए, PVm/RT, VM निकाले, PVm/RT लगा दिए। यहां पे Z जब निकालोगे ना ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब द गैस इज लेस कंप्रेसिबल, और लेस कंप्रेसिबल क्यों हुआ? रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये तीसरा बिट का आंसर हो गया। एक गैस है जिसका Z ग्रेटर देन 1 है, तो बता STP पे उसका मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा कि ग्रेटर देन 22.4 की लेस देन 22.4? लेस देन कैसे? Z is equal to Vm of real upon Vm of ideal। दे रखा ग्रेटर देन 1। STP पे Vm of ideal कितना? तो Vm of real कितना? क्लियर? क्लियर? ओके। गैसियस स्टेट यहीं समाप्त होता है।